आदाब, सत श्री अकाल, केम छो तुम्हें मजा मनी, कशा आहात तुम्ही मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओह इट्स ग्रेट। तो भाई मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इंग्लिश वर्कबुक जो है आप लोगों का। तो स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आप लोगों का जो इंग्लिश का जो लेसन है ना, इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 2.2 द सोवेनिर। See the spelling of souvenir is SOUVENIR। तो एग्जाम में लिखते समय भाई गड़बड़ मत कर देना हाँ तुम लोग, क्योंकि सिली मिस्टेक्स में तुम लोगों के सबसे ज़्यादा मार्क्स कट होते हैं। तो ये जो लेसन है ना 2.2 द सोवेनिर, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल में किया है। अगर आपने लेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है ना बच्चों, फिर आप प्लीज़ ये क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने के लिए मत लेना, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड यू नो व्हाट, ये जो लेसन है ना, ये लेसन है ना आप लोगों को पूरी चांद की सैर कराने वाला है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार लेसन है, तो डोंट मिस टू वॉच। ओके, तो हम लोग आज इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है ना, वो जो वर्कबुक में दिए हुए हैं वो सॉल्व करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ये क्लैप। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते करते क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करके देने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं और वहाँ पर तुम लोग गड़बड़ी कर देते हो, और इसकी वजह से तुम लोगों के मार्क्स जो है ना कट हो जाते हैं। तो वो न हो आप लोगों के साथ, इसके लिए मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करके आप लोगों को ये आज वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो भाई इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, ठीक है? और फ्री है मेरा चैनल, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करना, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो, है ना? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2.2 द सोवेनिर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अभी इस वर्कबुक में जो आप लोगों को मीनिंग्स दिए हुए हैं, थोड़ा वो मीनिंग्स भी हम लोग समझ लेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को और आसान हो जाए। ओके, तो सबसे पहले दिया हुआ है सोवेनिर। सोवेनिर का मतलब होता है अ थिंग दैट इज केप्ट और बॉट एज अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, यानी एक यादगार पल, एक यादगार मोमेंट, जो भी होगा लेकिन यादगार होगा, तो उसे कहते हैं सोवेनिर। ओके, और स्पेलिंग याद हो गया नहीं आप लोगों को? हो गया? बोलो तो जरा, मैं भी सुनूं। यस, SOUVENIR। ओके, द सोवेनिर। गॉट इट? गुड, वेरी स्मार्ट। मैं क्यों नहीं स्मार्ट होंगे? स्मार्ट टीचर के जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है क्या नहीं? हाँ, तो थोड़ा जूम करती हूँ मैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। नाउ नेक्स्ट जो है वो स्पेस शटल, अ व्हीकल इन विच पीपल ट्रैवल इनटू स्पेस एंड बैक अगेन, यानी ऐसा व्हीकल है, ऐसा वाहन है जिसमें से जो लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं और फिर वापस भी उसी वाहन से आते हैं, तो उसे कहते हैं स्पेस शटल। ओके, उसके बाद है कैप्चर्ड। अभी ये जो लेसन है ना, इस लेसन में कैप्चर्ड का मतलब होता है रिकॉर्डेड। ऐसे कुछ पल थे, ऐसे कुछ बातें थी जो हम लोगों ने कैप्चर करके रखी हुई है हमारे दिमाग में, है ना, तो हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो ये इसका मतलब इस लेसन में ये है, ठीक है? देखो भाई, वाक्य के आधार पर शब्दों के कभी कभी मतलब बदल जाते हैं, ठीक है? तो एक ही में आप लोग स्टक होके मत रहना। नाउ नेक्स्ट जो है वो है पैनोरमा। पैनोरमा मीन्स अ वेरी वाइड व्यू, यानी जैसे बहुत बड़ा करके जो व्यू दिखा है। आजकल तो ये मोबाइल में भी है ना पैनोरमा, तो शूटिंग करते हैं तो कहीं ऐसे बहुत अच्छी जगह हो, हिली जगह हो, या फिर छोटी किसी जगह है, उसे बड़ा दिखाने के लिए भी पैनोरमा का यूज़ किया जाता है। ओके, एक शॉर्ट भी मैंने डाला है शायद पैनोरमा में। उसके बाद है आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो एक फ्रेज है, तो यहाँ पर द एक्सप्रेशन हैज़ अ ड्यूअल मीनिंग, दो मतलब होते हैं यहाँ पर। इट मीन्स नॉट फाउंड ऑन द अर्थ, जो हमने धरती पर कभी देखा ही नहीं है। एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी जो आम नहीं है, कुछ खास है, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। ओके, उसके बाद है अबेट, बिकम, लेस, एजोर, ब्राइट ब्लू कलर जो होता है ना, ब्राइट ब्लू कलर को कहते हैं एज्यूर। ओके,
उसके बाद है exorbitantly मीन्स एक्सेसिवली, ओके, खास उसी के लिए ही ऐसे बोलते हैं ना, एक्सेसिवली। ऑर्बिटिंग का मतलब है मूविंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, जनरली अ स्टार और अ प्लैनेट। उसके बाद दिया हुआ है मेजर्ड। तो इस लेसन में मेजर्ड का मतलब है स्टेडी, फॉर्म, ओके, फॉर्म यानी एक ही जगह पे, स्टेडी, फॉर्म। उसके बाद है स्प्रिंट का मतलब है रन एट फुल स्पीड। एस्कॉर्टेड मतलब होता है कंडक्टेड टू सम पीस, गाइडेड, पेस, गाइडेड। उसके बाद है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट तो आपने सुना ही होगा वर्ड, अ पर्सन हु ग्रीट्स एंड डील्स विथ विजिटर्स। अभी जब भी तुम लोग जाओगे, किसी भी मॉल में जाओगे, शॉप में जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी रहती है जो हम लोग को वेलकम भी करती है और वहाँ के हर बात की जानकारी भी देती है। उसके बाद है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब होता है स्टेप्स टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट समथिंग डेंजरस और अनप्लीजेंट, यानी कुछ भी दुर्घटना हो उससे पहले सावधानी बरतना अच्छा होता है ना। जैसे एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसी टाइप का है ये प्रिकॉशंस, यानी सावधानी बरतना। आउटसेट, बिगिनिंग, स्टार्ट यानी शुरुआत। उसके बाद दिया हुआ है एश्योर्ड ऑफ मीन्स श्योर ऑफ, पक्का, कंफर्म। उसके बाद है अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड का मतलब होता है नॉट हैविंग ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल, यानी बिना परमिशन के कुछ भी करना, यानी अनऑथराइज्ड होता है। इसकी हमें अथॉरिटी नहीं होती है बिना परमिशन के करने की। अगर वो हम लोगों ने कर दिया तो वो हो गया अनऑथराइज्ड, ओके। तो ऐसे जो चीज़ें होती ना, तो उसमें बहुत सारे ये एक शब्द ऐसा है कि उसके बहुत डेप्थ होता है उसमें, तो जाने दो। अभी लीगली पे मैं जाऊंगी तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो जाएगा, फिर आएगा मैसेज, मिस अनऑथोराइज पे इतने टाइम आपने बोला, ओके। तो मुझे नहीं चाहिए वो सब, ठीक है। मैं आप लोग के बेटरमेंट के लिए कहती हूँ, लेकिन तुम लोग कमेंट करते हो ना मुझे, वेरी बैड। तुम लोग ऐसे करना चाहिए, मिस और थोड़ा डिटेल में बताइए, तो मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आप लोग को। एनीवेज चलो, जैम पैक्ड मीन्स एक्सट्रीमली फुल। अभी कभी खाना खाने को बैठते हैं ना तुम लोग, पिज्ज़ा दे दिया, इतना बड़ा जंबो पिज्ज़ा दे दिया, और खबड़ खबड़ खबड़े के जैसा तुम लोग खा जाते हो, फिर बोलेंगे मम्मी माई स्टमक इज जैम पैक्ड, है ना। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। वैसे मेरे बच्चे इतना नहीं खाते होंगे, है ना, नहीं खाते हैं क्या, नहीं, या खाते हो खबड़ खबड़, हाँ बताना मुझे कमेंट करके। और हाँ, आप लोग का प्यारा प्यारा नाम और कहाँ से देख रहे हैं आप वीडियो, तो मुझे ये भी बताएंगे ना, तो आप लोग को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ओके ओके। नाउ एक्सटेटिक मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुशी होना, ठीक है। तो इस तरह से जो मेन हम लोगों ने जो मीनिंग्स ऑफ लेसन है वो समझ लिए हैं। जैसे कि लेसन एक्सप्लेन करते समय भी आप लोगों को ईच एंड एवरी वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया गया है, ताकि आप लोगों को आसानी से लेसन समझ में आ जाए। अगर लेसन समझ में आ गया, फिर वे सवाल कोई भी आए एग्जाम में, फिर डर नहीं लगता है, क्या नहीं। तो समेटिव इवैल्यूएशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, असाइनमेंट 1, टेक्स्ट बुक पेजेस 24 एंड 25। तो आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो पेज नंबर है 24 एंड 25 में कि ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो है ना, विद द टिप ऑफ हर नोज से लेके स्टे ऑन दी मून। तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जो लेसन है, ये यहाँ पर जो लेसन स्टार्ट हुआ है, तो पैराग्राफ विद द टिप ऑफ हर नोज से लेकर ये पूरा यहाँ से लेकर फिर पेज नंबर 25 जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लीजेंट स्टे ऑन दी मून। तो इतने पैराग्राफ में के क्वेश्चंस इन लोगों ने हमें यहाँ पर बताए, पूछे हैं, जो हमें आंसर्स लिखने हैं। गॉट इट। कितना स्पून फीडिंग करते हैं इन लोगों ने, हम लोगों पर बहुत ज्यादती की है। हम लोग इतना मेहनत करते थे, हम लोग को पूरा बुक याद रखना पड़ता था। इधर तो सारे मटेरियल तुम लोग के सामने अवेलेबल है यार, दिस इज़ नॉट फेयर। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं किया इन लोगों ने बिल्कुल भी दया। ठीक है भाई, आप लोग लकी हो, ऐसे ही समझेंगे हम लोग, और हम जैसे सिखाने वाले भी है आप लोग के लिए, और इससे ज़्यादा लकी क्या हो सकते हैं, क्या नहीं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स है उसका मतलब
इन लोगों ने हमें यहाँ पर लिखने के लिए कहा है। तो ये है exorbitantly। exorbitantly का मतलब क्या है? तो exorbitantly का मतलब होता है excessively, बेहद कहते हैं ना हम लोग, excessively, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया है प्रिकॉशंस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि स्टेप्स टेकन इन एडवांस, पहले ही सावधानी बरतना, टू प्रिवेंट समथिंग डेंजरस। देखो यहां पर है ना भाई, कहा गया, ये देखो है ना, समथिंग डेंजरस। वैसे तो यहाँ पर दिए हुए हैं इन लोगों ने मीनिंग्स, ठीक है। देन अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड का भी मतलब इन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है, नॉट हैविंग ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल। तो ये आप लोग लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ पर ये है ना, यही देखो और लिखो यहाँ पर, क्यों इतना समय वेस्ट करें हम लोग लिखने में, है क्या नहीं। नाउ भी क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग डायरेक्ट। राइट स्मॉलर एंड रिलेटेड वर्ड्स दैट यू सी विद इन दी वर्ड्स गिवन बिलो। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या पूछा है करके, इसीलिए गड़बड़ी कर देते हैं वो लोग। तो अभी इसमें क्या है मालूम है, राइट स्मॉलर एंड रिलेटेड वर्ड्स। अभी यहाँ पर जो दिया है एक्सॉर्बिटेंटली, तो अभी इसके इसी शब्दों में से ही हमें कुछ छोटे छोटे स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। अभी इसके लिए हम लोग को यूज करना है इन्हीं अल्फाबेट्स को, और स्मॉल स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो अभी देखो भाई, हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर वर्ड्स बनाने की। अभी एक वर्ड हम लोग को यहाँ पर दिखाई दिया है, क्या, एक तो हम लोग यहाँ पर इन लोगों ने दिया है एक्सॉर्बिटेंटली, तो एक तो वर्ड हमें मिल गया एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट। फिर हम लोग देखो यहाँ पर बनेगा ऑर्बिट, ओके। फिर उसके बाद हम लोग और क्या बना सकते हैं भाई, BAT, बैट, इजी वर्ड्स, BAT बैट, है ना। फिर और क्या बनाएंगे, फिर देखो BORE बोर, BORE बोर, BIT बिट, फिर BITE बाइट भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, BITE बाइट, OX ऑक्स, है ना। छोटे छोटे कितने सारे और भी तो आप लोग बहुत सारे वर्ड इसमें बना सकते हैं, है ना। BITTEN बिटन, ओके। तो ऐसे शब्द आप लोग को बनाने हैं। अभी सेकंड जो दिया है प्रिकॉशंस, अभी ऐसे नहीं जरूरी है कि जो मैंने लिखे वही लिखोगे आप लोग, अगर आप लोग और अच्छे अच्छे वर्ड इसमें बना सकते हैं तो आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। फिर सेकेंड जो वर्ड दिया हुआ है इन लोगों ने हमें प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस, PRECAUTIONS। तो अभी इनमें से हम लोग बनाएंगे, देखो ONE1 इजी स्मॉल वर्ड्स, ONE1। फिर CASE केस, फिर उसके बाद बना सकते हैं हम लोग RUN रन। फिर अगर आप लोगों को एग्जाम में उन लोगों ने बोला
कि 5 इसके वर्ड्स बनाओ, शब्द बनाओ, तो फिर आप फिर कैसे बनाओगे? फिर ये आएगा STRAIN, STAIN, स्टेन। ठीक है, तो शब्द तुम लोग बनाते बनाते बना सकते हो। फिर देखो CAUSE, कॉस, CAUSE, कॉस। और क्या बना सकते हैं हम लोग इसमें से? CUT, कट। समझ गए? तो अभी आप लोग ढूंढो और बनाओ वर्ड्स। अभी तो आसान हो गया, समझ में आ गया आप लोग को, है क्या नहीं? फिर उसके बाद जो दिया है अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड में RISE, राइज आएगा, RISE, राइज। ऑथर AUTHOR, ऑथर। फिर HORSE, हॉर्स। फिर आएगा OUT, आउट। ओके, देन और क्या बनेगा भाई? DUST, डस्ट। ठीक है, तो अभी इस तरह से आप लोगों को वर्ड्स बनाने हैं। समझ में आ गया ना? है ना इजी? तो अभी मुझे पूरे मार्क्स चाहिए तुम लोग को एग्जाम में, पहले ही बोलती हूँ। अभी हम लोग जाते हैं पेज नंबर 30 पे। अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। ओके, अभी यहाँ पर वर्कबुक में तुम लोग को दिया है कि ये स्टेटमेंट राइट है यानी सही है, रॉन्ग यानी गलत है, ये दिया है। ठीक है, अभी इसकी जगह पे अगर आप लोगों को उन्होंने पूछा करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रू है पूछा, फॉल्स है पूछा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो राइट और रॉन्ग की जगह पे ट्रू यानी राइट, फॉल्स यानी रॉन्ग, करेक्ट यानी सही, इनकरेक्ट यानी रॉन्ग। तो कैसे भी वो लोग सवाल पूछे कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग को सिर्फ सही है ये सेंटेंस या गलत है उतना ही पहचानना है और लिखना है। अगर लेसन आपने एक्सप्लेनेशन देखा है तो आप लोगों ने लिख भी दिया होगा। नाउ 1, साइली वॉज ट्रेवलिंग इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो साइली है ना, साइली नाम की जो लड़की है वो स्पेस में यानी अंतरिक्ष में पहली बार ट्रैवलिंग करने के लिए जा रही थी। स्पेस में पहली बार ट्रैवलिंग करने के लिए जा रही थी। तो ये जो आंसर है वो राइट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? राइट, RIGHT, राइट। ओके, उसके बाद है 2, many changes had occurred on the earth in the 100 years before Cylie's trip to the moon. Many changes had occurred on the earth. अभी in the 100 years before, 100 साल पहले पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे बदलाव आ गए थे, आ चुके थे साइली के ट्रिप के पहले। बिफोर साइलीज ट्रिप टू दी मून, साइली जो ट्रिप पर गई थी मून पे उसके 100 साल पहले उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए थे। तो ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? राइट, तो ये सेंटेंस भी राइट है। ओके, उसके बाद 3, देयर वेर नो ओल्ड सिटीज लेफ्ट ऑन दी अर्थ। अभी भाई अर्थ पर कोई भी ऐसे पुरानी शहरें नहीं है क्या? है ना? तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? रॉन्ग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग, WRONG। अभी रॉन्ग में भी क्या करते हैं ना बच्चे लोग, कभी भी याद रखना ये गलती आप लोग मत करना। W जो होता है ना वो साइलेंट होता है, ठीक है? तो तुम लोग उसका उच्चार रॉन्ग ऐसा नहीं करोगे, उसका प्रोनाउंसिएशन
रॉन्ग ही होगा, लेकिन उसका स्पेलिंग लिखते समय आप लोगों को WRONG करके ही लिखना है, नहीं तो RONG रॉन्ग लिखोगे तो मार्क्स गए, फिर लेते हुए डांडे। उसके बाद है 4, साइलीज मदर डिड नॉट वांट हर टू गो ऑन द ट्रिप। साइली की जो मम्मी थी वो नहीं चाहती थी कि साइली इस ट्रिप पर जाए। सही है या गलत है? ये रॉन्ग है, क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी कि साइली इस ट्रिप पर जाए, तो रॉन्ग। ओके, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, थिंक एंड आंसर 1। सोचो और लिखो। ओके, ठीक है। 1, इन व्हाट टाइम पीरियड्स इज द स्टोरी टेकिंग प्लेस? किस वक्त यह कहानी बन रही है? ओके, तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? ये कहानी कहाँ की है? फ्यूचर की, भविष्य में आप लोगों को पिकनिक पर, चांद पर भी लेकर जाया जा सकता है ना। कुछ भी हो सकता है भाई। आजकल जब हम छोटे थे तो टीवी बड़ी मुश्किल से किसी एक घर में होता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट। फ्रिज मुश्किल से किसी एक के घर में होता था। पूरी एरिया में एक ही फ़ोन होता था जो ट्रिंग ट्रिंग बजने वाला होता था, तो सब आजू बाजू बेचारे जाते कि हम क्यों, हमारा एक फ़ोन आएगा तो हमें बता देना हाँ करके, ऐसा। तो बहुत ऐसी रेयर होती थी सारी चीज़ें। फिर अभी देखो ज़माना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है भाई। पेरेंट्स, टीचर्स, आप भी कहीं उसी ज़माने से है जहाँ से मैं हूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। हमारे समय में किसी के भी घर में टीवी हो, फ्रिज हो, फ़ोन हो तो बहुत बड़े माने जाते थे। फिर सब उनके घर में जाते थे टीवी देखने के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए तो सब इजी हो गया भाई, सब हाथ में ही आ गया है आप लोगों के। इसके लिए आपको इसकी वैल्यू नहीं है। हम लोगों से पूछो हम लोगों ने क्या, हमारा लाइफस्टाइल था, लेकिन बहुत ही अच्छा लाइफ था हम लोगों का। कंपेयरिंग टू आप लोगों की लाइफ में हमारा लाइफ बहुत ही अच्छा था, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे? द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर अबाउट 50 ईयर्स फ्रॉम टूडे। ओके, तो एक अंदाज लगाया हम लोगों ने कि 50 साल के बाद शायद ऐसा होगा फ्यूचर में कि लोग चांद पर भी जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए, मंगल पे भी जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2, वेयर डज साइली लीव? साइली कहाँ पर रहती थी? अभी वो गई है पिकनिक के लिए मून पे, है ना, स्पेस में गई है, तो वो साइली कहाँ पर रहती थी? तो साइली lives on earth. Sally lives on earth. Now 3. What were the 2 important instructions? 2 important instructions क्या थे? सूचनाएं क्या थी? टेक्स्ट बुक में देखो तुम लोगों को यहाँ पर ही दिए हुए हैं। टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर। अभी ये हम लोग लिखेंगे हमारी वर्ड में, ठीक है। फिर शॉपिंग करते समय तुम लोगों को अनऑथोराइज शॉप में से शॉपिंग नहीं करनी है, ऑथोराइज शॉप में से ही शॉपिंग करनी है, वॉट एवर। तो इसे हम लोग लिखेंगे। अभी अपना वक्त बचाने के लिए देखो मैंने यहाँ पर आंसर आप लोग को लिख कर दिया हुआ है कि एक तो है टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल रोमिंग अराउंड आउटसाइड दी सेटलमेंट्स। अभी जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर भी पिकनिक में अगर जाते हैं तो स्कूल में आपने को कितने सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। तो अगर ऐसे ही चांद पर जाओगे तो तुम लोग को सेटलमेंट के बाहर अगर तुम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहना, वरना कहीं स्पेस में गुम हो जाओगे। ओके, फिर बी टू बाय सोविनियर्स एंड आर्टिकल्स only from the shops which were inside the dome shop settlements and not from the unauthorized shops outside the settlements. Okay, तो ये instructions दिए गए थे जो बहुत ही important थे, और ये क्वेश्चन भी important है, अगर एग्जाम में आया तो आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है open ended question. Imagine you are landing on the moon. What would be your feelings? अभी देखो यहाँ पर आप लोगों को आपका खुद का ओपिनियन लिखने के लिए कहा है, अपना खुद के विचार लिखने के लिए कहा है कि समझो तुम लोग मून पर गए, लैंड हो गए, तो तुम कैसे फील करोगे। अभी ये तुम्हारी फीलिंग्स है तो तुम्हें ही लिखनी पड़ेगी, है क्या नहीं। तुम्हारी फीलिंग मुझे कैसे पता चलेगी, है क्या नहीं। हाँ, लेकिन मेरी फीलिंग और एक आइडिया कैसे लिखना चाहिए
वो तो मैं आप लोगों को लिख कर बता ही सकती हूँ, है क्या नहीं। सबसे पहले मैं तो होंगी टेरिबली थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड कि ओ माय गॉड मैं मून पर आ गई हूँ, लैंड हो गई हूँ, ऐसे ही। तो कैसे लिखूं? आई वुड बी टेरिबली थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड and I would look all around me so that I could see every single thing clearly. I would look all around me so that I could see every single thing clearly. अपने आसपास की हर एक चीज मैं गौर से देखूंगी. If I had camera, I would click photographs. अगर आप लोग लिखना चाहते हो मैं वीडियो शूट करूँगा या करूँगी तो वो भी उसमें लिख सकते हो, अपनी फैमिली को जाकर दिखाएंगे. लिमिटेड प्लेस है, बहुत ज़्यादा अभी इस पर मैं नहीं लिख सकती हूँ. हाँ, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन पेपर में जगह बहुत होगी तो आप अपने विचार उसमें और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं. मैं वीडियो शूट करूँगी, अपने दोस्तों को भेजूँगी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मैं वहाँ से ही वीडियो कॉल करके अपने फैमिली के साथ बात करूँगी या करूँगा, और फिर मैं सबको बताऊँगी स्पेस कैसा है, देखो मून कैसा है, हम कहाँ उतरे हैं, यहाँ के शॉप्स कैसे हैं, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, वो सब मैं वीडियो कॉल करके दिखाऊँगी. एनीथिंग यू कैन इमेजिन, एनीथिंग, है ना. सो I would also visit every possible place. Also visit every possible place and bring back souvenirs. And bring back souvenirs. अभी souvenirs यानी क्या है? यादगार, है ना. तो वो सारी यादें मैं लेकर आऊंगी. ओके तो इस तरह से आपकी इमेजिनेशन, आपके आइडियाज़ आप लिख सकते हैं. एक टेंटेटिवली मैंने आप लोगों को यहाँ पर आइडिया दिया है कि आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लैंग्वेज स्टडी. तो इसमें इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 1, मैच द कॉमन नाउन्स विद देयर करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स. ओके तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स को हमें क्या करना है? मैच करना है. तो देखो मैं यहाँ पर तुम लोगों को लाइन ही मार के बताती हूँ. चिकन्स, ब्रूड. प्लेयर्स क्या होगा? प्लेयर्स टीम. कीज, कीज का बंच, बंच ऑफ कीज. फिर गीज, गैगल, गैगल ऑफ गीज. उसके बाद दिया हुआ है सेलर्स, क्रू. बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज. कार्ड्स, कार्ड्स का आएगा अ पैक ऑफ कार्ड्स. लायंस, प्राइड. तो ये तो बोलने की जरूरत ही है नहीं, है क्या नहीं? प्राइड ऑफ लायंस. ओके तो अभी देखो यहाँ पर भी इन लोगों ने हम लोगों को लाइंस दिए हुए हैं लिखने के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. तो फिर वो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए मैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स आप लोगों को बताती हूँ. लिखने में बहुत समय जाएगा, इसके लिए रीड करके बताती हूँ, आप वो लिख लेना. देखो, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ हीप ऑफ स्टोन्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ बंच ऑफ कीज, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ crowd of people, a flight of birds, a pile of books, a swarm of bees, then
a flock of sheep, a pride of lions, a litter of puppies, an army of soldiers, a band of robbers, a banquet of flowers, a bundle of sticks, a pack of wolves, a shoal of fish, a cluster of stars, a gaggle of geese, a panel of judges, then a crew of sailors, an album of photographs, a set of tools, a fleet of ships, a brood of chickens. ठीक है, तो इसमें से आप लोग लिखिएगा. यहाँ पर आप लोगों को जगह दी हुई है. ओके, तो यहाँ भी हमारा क्या है, समय बच जाएगा. ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. जूम आउट करते हैं. Now assignment 2 टेक्स्ट बुक पेजेस 25 and 26 जैम पैक्ड से लेकर a lot of साइट सीइंग यहाँ तक आपके बुक में जो पैराग्राफ है उसमें से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके हम लोग अभी आंसर्स लिखने वाले. ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर्स, इसका मतलब ये है कि आपको अपने मन से विचार करके आंसर लिखने हैं. 1. व्हाट वॉज स्पेशल अबाउट स्काई वॉच ऑन दी मून. अभी जब हम लोग स्काई वॉच करते हैं तभी उसमें मून को जब वॉच करते हैं तभी उसमें ऐसी खास क्या बात है. फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है 2. व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द कंडीशंस ऑन द अर्थ एट दैट टाइम. ओके, तो उस समय में अर्थ का कंडीशन क्या होगा. फिर उसके बाद है 3. व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट्स. वहाँ पे जो अरेंजमेंट यूनिक होगी उसके बारे में आप, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है. ठीक है, तो अब ये तीनों के आंसर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ एक साथ, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर लिखते बैठूंगी तो. सबसे पहले लेंगे व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट स्काई वॉच ऑन द मून. ऑन द अर्थ द स्टार्स वेर सीन रेयरली एंड ओनली वेरी फेंटली. अभी पृथ्वी से हम लोग स्टार्स देखते हैं तो हमें बहुत फेंटली दिखाई देते हैं, बहुत ही कम ऐसे ब्राइटली दिखाई देते हैं. बट इन द मून स्काई द स्टार्स शोन dazzling bright. The most attractive view was that of the disk of the earth. In the moon sky the earth looked 13 times bigger than the moon in the earth sky. It was also 70 times brighter. The earth light fell on the moon making the view enchanting. Next question है what does it tell you about the conditions on the earth at that time. Answer. It tells us that pollution levels had become so high that it was usually foggy on the earth and stars were seen rarely and only very faintly. क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना बढ़ गया है कि धुआं हो गया है सब जगह पे. इसके लिए हम लोग को क्लियरली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, उसके बाद है 3. व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट्स. आंसर. एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/6 दैट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. The children would have found it difficult to sit on chairs outside the artificially maintained settlements. अब ये लेसन आप लोगों ने सीखा होगा ना, तो आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ रही हूँ. आई होप तुम लोग को दिखाई दे रहा है. दे वुड ऑल्सो हैव टू वेयर स्पेस सूट्स, देयरफॉर दे वेर मेड टू सिट इनसाइड द टेंट्स. द circus was going on outside the tent because the gravitational force of the moon was making high jumps and long jumps very easy for the gymnasts. जिम्नास्टिक करते हैं ना लोग, कैसे लोग हाई जंप्स वगैरह करते हैं वैसे, तो इसके लिए जिम्नास्ट्स एंड थ्रिल्ड फॉर दी स्पेक्टेटर्स. तो ये मज़ा जो है वो एक थ्रिल है जो वहाँ पर गए हुए हैं लोग, उन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं. तुम लोगों ने देखा होगा ना चांद पर जब लैंड किया, और नहीं देखा है तो गूगल करके देखो कि चांद पर जाने के बाद लोगों के मूवमेंट्स कैसे चेंज हो गए हैं. ठीक है, स्पेस में जाने के बाद किस तरह से उनके मूवमेंट्स होते हैं वो ज़रा गूगल पर जाके आप लोग सर्च करना.
ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ है ओपन एंडेड क्वेश्चन ये आप लोग की बुक में भी है, वो मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ अभी। व्हाट वुड बी द ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ हैविंग नो एटमॉस्फेयर? अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या इफेक्ट हम लोगों को दिखाई देगा? ओके तो ये तो तुम लोगों ने साइंस में भी सीखा हुआ है। तो आंसर, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अभी हम लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसमें से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है ना, तभी तो हम लोग जिंदा है क्या नहीं? तो हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर में से। इफ देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो ऑक्सीजन एंड लाइफ एज वी नो इट वुड नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो हम लोग को पता है एटमॉस्फेयर नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो लाइफ नहीं, है ना। तो उसके बिना हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। देयर वुड बी नो प्रोटेक्शन फॉर द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। अभी भाई ये जो हार्मफुल रेडिएशन है उसे क्या कहते हैं? ये हम लोगों ने साइंस में सीखा हुआ था ना। कौन से रेज होते हैं? अगर अर्थ पे डायरेक्ट आएंगे तो हम लोग जल जाएंगे, पूरे खाक हो जाएंगे जल के, ठीक है। तो वो है अल्ट्रा वायोलेट रेज। तो उन रेज से हम लोगों को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो जो ओजोन लेयर होता है, वो जो मैंने साइंस के जो लेसन आप लोग को सिखाया उसमें बहुत ही डिटेल में सिखाया है। ओजोन लेयर जो होता है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है इन अल्ट्रा वायोलेट रेज से, ठीक है। द ओशियंस वुड इवेपोरेट ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट। अगर वो रेज डायरेक्ट अर्थ पर आएंगे तो समंदर भी सूख जाएंगे। इतनी गर्मी होगी इसकी कि समंदर भी सूख जाएंगे। फिर तो हम लोग का तो छोड़ ही दो तुम लोग, क्या होगा। द डे टेम्परेचर वुड बी एक्सट्रीमली हाई एंड द नाइट टेम्परेचर वुड बी एक्सट्रीमली लो। ऐसे कुछ कंट्रीज है इस दुनिया में जहाँ पर ऐसे होता भी है। जब सूरज आएगा तो बहुत ही तापमान बढ़ जाएगा और जब सूरज ढल जाएगा तो बहुत ही ठंडी पड़ जाएगी एकदम से। All the various objects moving about in space would hit the earth if there was no atmosphere to protect it। वरना जो ये स्पेस में भी जो घूम रहे हैं ना सारे, वो सब आके टकरा जाएंगे हमारे अर्थ को, ठीक है। फिर अपने तो हो गया कल्याण, है ना। तो इस सब से हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज इस आंसर को जरा अच्छे से समझ लो। अपनी लैंग्वेज में लिखो चलेगा, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखोगे आप लोग। अपनी लैंग्वेज में लिखो लेकिन समझ कर लिखो, ठीक है। और लिंक पकड़ के लिखना है, फिर वो मून में से कहीं और भटक मत जाना, ठीक है। पॉइंट को पकड़ के लिखो। गॉट इट? एटमॉस्फेयर के बारे में लिख रहे तो उसी के बारे में लिखो, भटको मत, मुद्दों से मत भटको। ये तुम लोग का प्रॉब्लम होता है। फिर भटकते भटकते पूरा एक पन्ना लिख देते हैं, टॉपिक गया बाजू में और भटक गया आंसर। ऐसा होता है तुम लोग के साथ में, इसकी वजह से भी मार्क्स कटते हैं तुम लोग के। तो पॉइंट बाय पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है उतना ही लिखना है, उतना ही मेंशन करना है। गॉट इट? गुड। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज स्टडी, ओके। अभी ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। Fill in the blanks with the correct words from those given in the box below to describe the uncountable nouns. A word can be used more than once. अभी देखो यहाँ पर हम लोगों को इन लोगों ने वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना। तो इनका हम लोगों को यहाँ पर जो इन लोगों ने सेंटेंस दिया हुआ है उसमें यूज करना है और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। तो ये क्या है? हमारे नाउन्स है, ठीक है। तो बिलो एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। अभी ये सेंटेंस रीड करेंगे तभी पता चलेगा ना कि भाई इसके ऊपर कौन सा नाउन फिट होगा करके। तो देखते हैं, चलो। 1, देयर वॉज वेरी डैश जूस लेफ्ट इन दी ग्लास। अभी ग्लास में कितना जूस बचा हुआ है? तो वेरी लिटिल यानी थोड़ा ही जूस लेफ्ट इन दी ग्लास। 2, I will have dash milk from that bottle. You can have the rest. इसमें से मैं some थोड़ा सा दूध पीऊंगी, बाकी का तू पी लेना। जो बचा है वो तू पी लेना। 3, please get up. We don't have much time.
टाइम लेफ्ट, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ठीक है। 4, द रिच मैन हैड प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास, अमीर आदमी, इसके लिए तो अमीर है वो, है ना। नाउ 5, द बैगर, बैगर यानी भिखारी जो होते हैं उन्हें बैगर बोलते हैं। द बैगर हैड वेरी डैश फूड लेफ्ट, तो कितना फूड लेफ्ट होगा बिना बैगर है तो लिटिल, थोड़ा ही खाना बचा था। 6, डोंट वरी वी हैव डैश वाटर फॉर दी जर्नी, तो यहाँ पर तुम लोग प्लेंटी ऑफ भी लिख सकते हो, बहुत है हम लोग के पास में पानी हमारी यात्रा के लिए, जर्नी के लिए, या फिर तुम लोग सम भी लिख सकते हो, सॉरी, प्लेंटी ऑफ या फिर सम, दो में से कुछ भी एक ही लिखना, ठीक है, दोनों के दोनों मत लिख देना। उसके बाद आया है असाइनमेंट 3, टेक्स्ट बुक पेजेस 26 एंड 27, ऑन द थर्ड डे से लेकर ऑफ द मून्स ग्रेविटी तक। क्वेश्चन 1, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। रिपीटेडली, रिपीटेडली जो बार बार रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। उसके बाद 2, एंथुजियास्टिकली, एंथुजियास्टिकली का मतलब होता है कि एक्साइटेडली, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहना, तो इसका आंसर आएगा एक्साइटेडली। अभी ये जब है ना तुम लोगों को सिनोनाइम्स वगैरह आता है तभी ये सब याद रखना तुम लोग, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 2, राइट स्मॉलर एंड रिलेटेड वर्ड्स दैट यू सी विद इन दी वर्ड्स गिवन बिलो। अगेन वही सेम रिपीट है, अभी तो समझ में आ गया तुम लोगों को। अभी यहाँ पर इन लोगों ने वही दिया है रिपीटेडली, रिपीटेडली में से आप लोगों को स्मॉल स्मॉल वर्ड्स बनाने हैं। तो अभी देखो रिपीटेडली में सबसे पहले तो हम लोग लेंगे रिपीट, ओहो पी लिख दिया मैंने, तो सबसे पहले लिख देती हूँ मैं PAT, पैट। रिपीट REPEAT, रिपीट। फिर क्या आएगा? EAT, ईट, EAT, ईट। फिर और क्या आएगा इसमें? एट भी आएगा, ATE, एट, PLATE, प्लेट, PLATE, प्लेट भी आएगा। फिर क्या आएगा? TEAT, है ना इजी। फिर M है क्या इसमें? नहीं तो TEAM, टीम लिख सकते थे हम लोग। और क्या है भाई? DEEP, डीप, DEEP, डीप। तो इस तरह से आप अपने मन से अभी वर्ड्स बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है एंथुजियास्टिकली, तो एंथुजियास्टिकली में हम लोग सबसे पहले एंथुजियास्टिक लिख सकते हैं, आप लिखिएगा। मैं जो नहीं है वो मैं लिखूंगी। चलो कोशिश करते हैं। CALL, कॉल, ओके। फिर HUT, हट। देन ASIA, एशिया। देन STATIC, static। okay, then SIL,
ENT, साइलेंट, साइलेंटली भी बनेगा, ठीक है। तो छोटे से लेके बड़े भी वर्ड्स मैंने आप लोगों को बनाकर बताए हैं। तो एज पर देयर क्वेश्चन यू हैव टू राइट वर्ड्स, ओके। अगर उन लोगों ने बोला कि 4 इसमें लिखो तो 4 के ही बनाने पड़ेंगे आप लोग को। 4 में लिखे तो एशिया, CALL कॉल, ऐसे 4 वर्ड्स से ही बनाने पड़ेंगे। 5 दिया है तो 5 के ही बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 6 दिया है तो 6 के ही बनाने पड़ेंगे आपको, ओके। लेकिन अभी यहाँ पर इन लोगों ने स्मॉलर एंड रिलेटेड दिया है, इसके लिए अभी हम लोग को इसमें टेंशन नहीं है। हम लोग कितने भी छोटे बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइट और रॉन्ग। अभी पिछले इसमें उन लोगों ने हम लोगों को जब ये क्वेश्चन दिया था तभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपको आएगा। 1, देयर वेर नो ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन दी मून। तो ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग है। लोग है वहां पर तभी तो पिकनिक गई ना, तो शॉपिंग कहाँ से करते थे हम लोग, है क्या नहीं। उसके बाद है 2, साइली मेड अ हैस्टी परचेज। बहुत ज़्यादा परचेज किया साइली ने, तो ये राइट है। उसके बाद 3, साइली डिड नॉट अंडरस्टैंड द मिस्टेक शी हैड मेड। उसने क्या गलती की थी, साइली के समझ में ही नहीं आ रहा था, तो ये रॉन्ग है सेंटेंस। थिंक एंड आंसर, अगेन यहाँ पर आप लोगों को अपने विचार से आंसर लिखना है। जैसे हिंदी एंड मराठी में स्वमत देते हैं, है ना, वो हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर थिंक एंड आंसर्स दिया हुआ है। 1, वॉज साइली मेकिंग अ मिस्टेक व्हेन शी बॉट इयररिंग्स। तो इयररिंग्स लेकर उसने खरीद कर उसने गलती की थी क्या? तो इसका आंसर आएगा यस, साइली वॉज। फिर एक कंप्लीट आंसर भी आप लोगों को लिखना होगा। यस, साइली वॉज मेकिंग अ मिस्टेक व्हेन शी बॉट इयररिंग्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क मत देना भाई, फुल स्टॉप देना। ये आंसर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो प्लीज, तो ये तुम लोग कंप्लीट लिख के आंसर करना। यस, साइली वॉज मेकिंग अ मिस्टेक when she bought earrings। फुल स्टॉप, ठीक है। फिर इसके बाद 2, व्हाट इंस्ट्रक्शंस हैड शी इग्नोर्ड। कौन से इंस्ट्रक्शंस उसने इग्नोर किया, यानी उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो कौन सा इंस्ट्रक्शंस था जो साइली ने फॉलो नहीं किया था, इग्नोर किया था, ठीक है। तो साइली एंड द अदर्स हैड बीन टोल्ड टू बाय सोविनियर्स and articles only from the shops which were inside the dome-shaped settlements. She ignored these instructions when she bought the earrings. तो उसने कहाँ से खरीदी किया था वो? डोम शेप्ड सेटलमेंट्स के बाहर से उसने वो इयररिंग्स जो थे वो बाय किए हुए थे। So why had the earrings become so heavy on earth? लेकिन जैसे ही वो अर्थ में आई वो इयररिंग्स क्या हो गए? हेवी हो गए, बहुत ज्यादा। तो क्यों वो ज्यादा हेवी हो गए? तो इसका आंसर तुम लोग ऐसे लिखोगे, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय ग्रेविटी, है ना। अभी यहाँ की जो ग्रेविटी है, अभी हम लोग हमारे यहाँ की ग्रेविटी के हिसाब से जो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं, जो भी चीजें हमारे पास है वो हमारे ग्रेविटी के हिसाब से है क्या नहीं। सो साइली हैड परचेज द इयररिंग्स इन द फील्ड ऑफ द मून्स ग्रेविटी। लेकिन उसने उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस क्या दिए थे कि डोम सेटलमेंट में से ही अपना डोम शेप्ड सेटलमेंट्स में से ही तुम लोगों को खरीदी करनी है। लेकिन साइली ने क्या किया, उसके बाहर जाकर उसने इयररिंग्स खरीदी किए, उसने वो इंस्ट्रक्शन जो थे उसको इग्नोर किया।
तो वो जो इयररिंग्स बने थे वो मून के लिए बने हुए थे, वहाँ की ग्रेविटी के लिए बने हुए थे, विच इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ से वो कितना है, 1/6 है वहाँ पर ग्रेविटी, ठीक है। तो नेचुरली दीज इयररिंग्स वुड बी मच हैवियर इन द फील्ड ऑफ अर्थ ग्रेविटी। तो नेचुरली वो अर्थ की ग्रेविटी के लिए वो जो इयररिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हेवी यानी वजनदार होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन। तो करेक्ट पंक्चुएशन यूज करके आप लोगों को ये सेंटेंस फिर से लिखने हैं, ठीक है। तो 1, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। तो अभी देखो यहाँ पर हम लोगों ने रीराइट किया हुआ है पंक्चुएशन देके। तो वाओ, तो ये जो साइन है एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, ये सिखाया है मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। अभी यहाँ पर एक तो वाओ लिखने के बाद हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, उसके बाद जो वॉट है ना, वॉट का W आएगा वो कैपिटल आएगा, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ही हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद है 2, द टीचर सेड डू यू वांट टू हियर अ स्टोरी टुडे। द टीचर सेड के बाद आएगा क्वामा। डू यू वांट टू हियर अ स्टोरी टुडे, तुम कहानी सुनना चाहते हो क्या आज। तो ये टीचर ने क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ था। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देके फिर ये जो डबल अपोस्ट्रोफी कॉमा है उसे कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद दिया है द बॉय एट 3 एप्पल्स 2 बनानास अ वाटरमेलन एंड सम चेरीज। तो ये सिंपल ही है, तो यहाँ पर ही मैं तुम लोग को करके देती हूँ। द बॉयज एट 3 एप्पल्स के बाद आएगा क्वामा, 2 बनानास के बाद आएगा क्वामा, अ वाटरमेलन एंड सम चेरीज के बाद आएगा फुल स्टॉप। गॉट इट। फिर उसके बाद द गर्ल्स फादर इन लॉ वॉज इल। फादर इन लॉ यानी ससुर। तो फादर इन द गर्ल्स फादर इन लॉ के फादर इन लॉ खाली यहाँ पर 2 डैश आएंगे, वॉज इल, इल के बाद आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। फादर इन लॉ डैश डैश फिर उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद है 5, देर आर 3 लेक्स इन दिस एरिया, द ब्लू लेक, द ग्रीन लेक एंड द ग्रे लेक, ठीक है। लेक यानी क्या, तालाब। तो देर आर 3 लेक्स इन दिस एरिया के बाद आएगा डैश, ठीक है। द ब्लू लेक के बाद आएगा क्वामा, द ग्रीन लेक एंड द ग्रे लेक के बाद आएगा फुल स्टॉप, ओ सॉरी फुल स्टॉप, ओके। हाँ, उसके बाद 6, पापा कैन आई हैव अ नाइस केक फॉर माई बर्थडे। तो क्या ये क्वेश्चन है ना। तो पापा के बाद आएगा क्वामा, कैन आई हैव अ नाइस केक फॉर माई बर्थडे, क्या मैं मेरे बर्थडे के लिए नाइस वाला केक लेकर आऊँ, क्वेश्चन है ना ये। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, राइटिंग स्किल, यहाँ पर तुम लोगों की सबसे ज़्यादा बैंड बजती है ना, ब्लैंक हो जाते हैं तुम लोग को, सन्नाटा छा जाता है दिमाग के अंदर, है ना। तो अभी तक पता नहीं था तो हुआ इसे, अभी नहीं होगा इसके आगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 1, यूज द डिटेल्स गिवन इन दी स्टोरी। अब ये जो स्टोरी दिया हुआ है ना, द सोविनियर, तो उसके डिटेल्स आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड यूअर इमेजिनेशंस, और अपने इमेजिनेशंस भी आप यूज कीजिएगा, अपनी कल्पना शक्ति का भी आप उपयोग कीजिएगा। एंड प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर द ट्रिप टू दी मून। और अभी जैसे पिकनिक ले जाने के लिए कैसे तुम लोग टाइम टेबल बनाते हो, ये लेना है, ये करना है, वो करना है, मॉर्निंग में ये लेना है, दोपहर में ये पहनना है, शाम को आते समय ये पहनना है, कैसे प्लान करते हो ना। तो उस हिसाब से जब अगर तुम लोग मून पे जा रहे हो तो तुम लोग का ट्रिप प्लान क्या होगा उसके बारे में उन लोगों ने तुम लोगों को यहाँ पर टाइम टेबल लिखने के लिए कहा है। तो भाई तुम लोगों का है ये टाइम टेबल, लिखो तुम लोग अपने दिमाग से, है ना। अभी तुम लोग क्या क्या लेकर जाने वाले हैं मुझे थोड़ी पता होगा, बराबर है क्या नहीं। हाँ, चाहिए पूरा मटेरियल रेडीमेड लिख के
हाँ, तो लाइक किया तुम लोगों ने अभी तक? नहीं किया तो फिर रहने दो। कर दिया? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट है। तुम लोग को ऐसे ही ब्लैकमेल करना पड़ता है क्या नहीं? चलो एनीवेज, मस्ती कर रही थी मैं। तो एक आइडिया मैं देती हूँ आप लोगों को, इसमें आप लोग चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ भाई, तो ये लीजिए आपका टाइम टेबल, ट्रिप टू दी मून, ओके। फिर द टाइम इज इन अर्थ हॉर्स, अभी अर्थ के घंटों के हिसाब से हम लोगों को टाइम लिखना है, मून के नहीं, ठीक है? तो डे 1 3 दिन का पिकनिक जाने वाला है, तो डे 1 आप 7:30 to 10:30 AM अराइवल, सेटलिंग डाउन, पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। फिर 10:30 to 2 PM स्काई वॉच करेंगे। फिर 2 to 3:30 PM लंच और रिलैक्सेशन करेंगे। फिर 3:30 to 6:30 PM विजिटिंग सेटलमेंट्स। देन 6:30 to 8 PM डिनर एंड रिलैक्सेशन। देन 8 to 10 PM सेल्फ स्टडी। तो आज दिन भर में क्या किया क्या नहीं वो, ओके। फिर डे 2 एक्सप्लोरिंग नियर बाय सराउंडिंग्स, आजू बाजू के सराउंडिंग में जाकर आओगे। फिर सर्कस, फिर उसके बाद लंच रिलैक्सेशन, विजिटिंग सेटलमेंट्स, डिनर रिलैक्सेशन एंड सेल्फ स्टडी। 3 ट्रिप टू द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, विजिट टू रिसर्च लेबोरेटरी, लंच एंड रिलैक्सेशन, रोमिंग आउटसाइड द ह्यूमन सेटलमेंट्स, शॉपिंग, ठीक है। फिर उसके बाद डिनर रिलैक्सेशन, सेल्फ स्टडी, पैकिंग एंड डिपार्चर बैक टू अर्थ, ठीक है। तो ये हिसाब से हम लोगों ने एक टाइम टेबल यहाँ पर बनाया है, ओके। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर अभी इन लोगों ने हम लोगों से कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इमेजिन यू आर साइली। अभी आप सोचो कि आप साइली हो, भले वो लड़की हो या लड़का हो। राइट योर डायरी फॉर एवरी डे ऑफ योर ट्रिप टू द मून एंड फॉर द डे यू गेव द इयररिंग्स टू योर मदर। अभी आपको एक डायरी लिखनी है कि वहाँ पर हर रोज़ तुम लोगों ने क्या किया, जो मून पे तुम लोग की ट्रिप गई थी। फिर जिस दिन तुमने तुम्हारे मम्मी को वो इयररिंग दिए थे उसके बारे में भी तुम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखो भाई, डे 1 दिया है, डे 2, डे 3, डे 4, है ना? तो तुम लोग हो इतने स्मार्ट है, यानी मेरे ही स्टूडेंट्स हो, तो स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है, तो लिख देंगे फटाफट। लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे? हाँ, आइडिया चाहिए तुम लोगों को क्या नहीं चाहिए? चाहिए ना? ठीक है, तो चलो भाई, मैं अभी तुम लोगों को ये सब फटाफट अभी रीड करके बताऊंगी, ओके। तो डे 1 अराइव्ड एट 7:30 AM, फ्लाइट वॉज सिंपली अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑलरेडी वर्थ एवरी रुपी दैट मॉम हैज स्पेंट। पूरा पैसा वसूल हो गया वहाँ पर जाने के बाद, जो भी देखा ना। तो ऐसे सेटल डाउन, अनपैक्ड, यानी जो भी सामान लेकर गए थे खोले वहाँ पर। एम इन अ डॉर्मिट्री विथ 3 अदर गर्ल्स, मेरे साथ और 3 लड़कियाँ भी थी। वेयर गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रिकॉशंस, सूचनाएं दी गई थी और सावधानियाँ भी बताई गई थी। नेक्स्ट प्रोग्राम स्काई वॉच, फैंटास्टिक, सुपर्ब, एम wonderstruck at the brilliance of the stars and the earth. Mom just has to make this trip. तो इतना बढ़िया और इतने सारे स्टार्स और अर्थ, ये सब कैसे बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा था। मम्मी को भी इस ट्रिप पे आना चाहिए, ठीक है। आफ्टरनून सॉ द सेटलमेंट्स इनसाइड, अंदर का सेटलमेंट देखा। मच लाइक अर्थ सेटलमेंट्स, अर्थ के जैसा ही है वहाँ का सेटलमेंट। दो पीपल आर फीवर, लेकिन लोग वहाँ पर बहुत कम है। देन 2 hours ऑफ सेल्फ स्टडी एंड राइटिंग, कांट एस्केप दैट इवन हियर बेड। फिर 2 घंटा लिखने के बाद, सेल्फ स्टडी करने के बाद, डायरी लिखने के बाद, वहाँ पर भी तो बेड चाहिए ना आराम करने के लिए तुम लोगों को। तो डोंट एस्केप दैट इवन हियर बेड। तो बिस्तर था। टायर्ड बट थ्रिल्ड, थक गई थी लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही थ्रिल्ड थी कि मैं मून पर आई हूँ। फिर उसके बाद है डे 2, फर्स्ट एक्सप्लोर्ड एरिया नियर कैंप, कैंप के नज़दीक का जो एरिया था वो देख लिया। इंटरेस्टिंग पीपल एंड शॉप्स, शॉप्स आर कॉस्टली। देन द सर्कस, ओ माई, द वे
those gymnasts jumped and swung. Of course, it was easier than on Earth, as the moon's gravitational force is 1/6 that of Earth. Still, my heart was in my mouth in fear. वो देख के मैं जैसे ना डर के मारे ये हो जाना ऐसे. After that, once again went to another set of settlements. Far from the main center. People here more like the tribals on earth. तो वहाँ के लोग जो थे, यहाँ के जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, उस तरह के थे. Then homework again and bed. उसके बाद है day 3. Spent morning visiting the place where Neil Armstrong landed so many years ago. मालूम है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चांद पे बहुत सालों पहले. Oldest place in the history of man on the moon. Wonder how people did it in those days with their limited technology. Saw statues of Armstrong and his famous words, one small step. जब वो वहाँ पर गया था तो उसने लिखा था एक वन स्मॉल स्टेप, यानी ये एक छोटा सा कदम है चांद पर. ठीक है, यानी अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोग कहाँ कहाँ पर जाएंगे. और ऐसे later visited the research lab, bit boring and technical. Then finally went outside the artificially maintained environment into the atmosphere of the moon, wore space suits which felt heavy first and then as light as air. Wonderful experience. Saw many roadside shops just like on earth. Saw some beautiful earrings and remembered mom. Love her. Want to take something for her. Will buy the earrings. Now day 4. Oh no. Showed the earrings to mom. She picked them up. She exclaimed that they were terribly heavy. Remembered that I had bought them from that cheating shopkeeper in the field of the moon's gravity. Foolish me. Oh, never mind, says mum. She will keep them in the cupboard and look at them every day. Thanks mom. तो इस तरह से भाई तुम लोगों को लिखना है. इसमें अपने खुद के आइडियाज़ डालकर अपने मन से आप लिखोगे तो वेल एंड गुड. तो ओवरऑल आइडिया तो आपको आ ही गई है कि किस तरह से एक निबंध लिखा है, उसी तरह से ये लिखना है आपको. ओके, फिर अभी देखो 2 में ओरल टेस्ट दिया हुआ है. आंसर ओरली यानी मुंह से ही आंसर देने हैं. डू यू लाइक रीडिंग साइंस फिक्शन? तुम लोग को पसंद है क्या साइंस के बुक्स वगैरह पढ़ना, कुछ भी साइंस का पढ़ना? डू यू थिंक वी कैन रियली ट्रैवल टू द मून आफ्टर 50 ईयर्स? क्या तुम लोग को सही में लगता है कि 50 साल के बाद हम लोग सही मायने में पिकनिक पर मून पर जाएंगे? 3. हैव यू ऑब्जर्व द नाइट स्काई? क्या तुम लोगों ने नाइट स्काई, रात को आसमान देखा है? व्हाट डिड यू सी? तो देखा है तो क्या देखा है? अभी ये जो तुम लोगों का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो कि इन अ स्टोरी ह्यूमन सेटलमेंट्स मे बी मेंशन्ड बट नॉट सिटीज और विलेजेस बिकॉज पीपल हैव जस्ट स्टार्टेड सेटलिंग इन अ न्यू प्लेस सच एज द मून. A human settlement is a group of people living in an organization way and can range in size from a single home to a large city. Factors that influence where a settlement is located include water supply. Settlements need water for daily activities. Defense. Settlements built on high ground can provide a lookout for enemies. Then communication. Settlements located near river can provide bridging points for communication and trade. And resources. Early settler relied on wood for fuel and building. Land, fertile soil and forests are important for human settlements. Okay, तो इस तरह से क्यों अभी तक वहाँ पर सिटीज़ के वगैरह बारे में नहीं बताया था, तो इस तरह से तुम लोग ये लिख सकते हो. फिर यहाँ पर कुछ शॉर्ट में मैंने आंसर्स दिए हैं आपको. गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग फ्रॉम योर साइंस टेक्स्ट बुक, द इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज. तो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग गूगल में देखो, साइंस बुक में देखो,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विथ मास, इतना ही लिखा है मैंने क्योंकि जगह नहीं है। उसके बाद है 2 व्यू ऑफ द स्काई व्हेन यू आर ऑन द मून। तो मून से अगर आप स्काई देखोगे तो कैसे दिखाई देगा? द स्काई अपीयर्स ब्लैक बिकॉज द मून हैज अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियली अ वैक्यूम। वैक्यूम यानी क्या? खालीपन। ओके फिर उसके बाद है यू वांट टू स्टार्ट अ ह्यूमन सेटलमेंट समवेयर एल्स अदर देन द अर्थ। अर्थ के अलावा आप कहीं और ह्यूमन सेटलमेंट करना चाहते हो तो इन द यूनिवर्स में, ठीक है। विल यू सिलेक्ट अ स्टार और अ प्लैनेट? व्हाई? व्हाट फीचर सपोर्टिंग लाइफ विल यू लुक फॉर? Find answers to such questions and make a presentation using scientific information and your imagination. तो उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। मे बी सिलेक्ट अ प्लैनेट सिमिलर टू अर्थ, फीचर सपोर्टिंग लाइफ, ऑक्सीजन, वाटर, सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल सॉइल, फूड एटसेट्रा। अभी जिस भी प्लैनेट पे या इस पे जाओगे आप रहने के लिए, स्टार पे, तो वहाँ पर सब है क्या, वो सब इमेजिन करके तुम लोग को लिखने के लिए कहाँ है। अगर आप लोगों ने मास सिलेक्ट किया होगा तो वो हिसाब से एक आंसर है जो मैं तुम लोगों को सिर्फ बताने वाली हूँ। आप लोग देखिएगा और लिखिएगा, ठीक है। मैं अभी इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली। बट आई एम वेरी टायर्ड, 1 घंटे के ऊपर हो गया। अगर आपको जम रहा है, अच्छा लग रहा है तो लिखो, अदरवाइज आप लोग कुछ और भी फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। ओके चलो देन, इस तरह से द सोविनियर के क्वेश्चन एंड आंसर्स वर्कबुक कंप्लीटली सॉल्व करके दिए हैं मेरे। और इसके आगे का भी जो है ना, अब्दुल बिकम्स अ कोर्टियर, इसके भी हम लोगों ने वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। जो बड़े बड़े आंसर है मैंने डायरेक्ट दिए हैं, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी, इसके भी क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने दे दिए हैं। आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन किए हैं, कुछ अपलोड किए हैं, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट, बच्चों को कुछ अर्जेंट था, एक्सप्लेन करने के लिए इतना समय नहीं था, तो अपलोड कर दिया था मैंने डायरेक्ट, ठीक है। और कुछ बच्चों के कमेंट आए कि द सोविनियर जो है उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो आप लोग के लिए बनाया, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं नज़दीक। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, लेकिन आप भी ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा और टॉपर बनिएगा, ठीक है। चलो देन, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। कोई आपको डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स अप बनता ही है मेरे लिए, है ना। तो चलो देन, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। और मैं जो कुछ क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं वो प्लीज़ फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स के आप लोग ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा, उनको बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। ओके चलो देन, बाय बाय।